शेख रेहान से बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? हाँ जी, मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? बिल्कुल सही आ रही है, जबरदस्त आ रही है। हाँ जी, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? जबरदस्त। और क्या बात करोगे? आज कुछ इंसान के इतिहास के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। पूछें पूछें, जरूर पूछें, जी मुझे आते ही ये होगा। रेसिज्म। जी, सवाल ये है कि ये रेसिज्म कैसे शुरू हुआ दुनिया में? देखिए, रेसिज्म तो एग्जिस्ट करता होगा ना पुराने वक्तों से ही। असल में रेसिज्म जो है वो एक एक खौफ है कि आउटसाइडर जो है ना वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो हो सकता है कि ये तो नियोलिथिक और पेलियोलिथिक टाइम में भी एग्जिस्ट करता हो ना, आज से हजारों साल पहले भी। 50,000 या 60,000 साल पहले भी एग्जिस्ट करता हो। कितना एग्जिस्ट करता था इसके बारे में हमें को खास ज्यादा पता नहीं है, मगर मेरे ख्याल कर रहा हो सकता है, क्योंकि एक बात याद रखें ना, एवोल्यूशन ने लोगों के अंदर खौफ भी तो रखा हुआ है ना, ये भी सर्वाइवल टैक्टिक है असल में। मगर हम आज साइंस और टेक्नोलॉजी और मोरालिटी के दौर में, साइंटिफिक मोरालिटी के दौर में ये जानते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है रेसिस्ट होने का। ठीक है। तो अब एक मैं आपसे एक सिंपल बात करता हूँ कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के जो लोग हैं, सेंटिनलीज हैं, अगर उनके पास कोई चला जाए और वो उससे दोस्ती कर ले तो वो तो बेचारे मर जाते हैं ना, क्योंकि सारी बीमारियां उनसे आ जाती हैं। तो वहां पर रेसिज्म जो है उनके लिए एक लिहाज से कि वो किसी को पसंद नहीं करते, दूसरे लोगों को, वो अच्छी बात भी हो सकती है। मगर हाँ, हम उसे रेसिज्म नहीं कह सकते, उनका तो नंबर वन कांटेक्ट आना ही नहीं चाहिए ना किसी से। तो पुराने जमानों में क्योंकि लोगों को दूसरे लोगों से खौफ होता था, और आज तो एक सिंपल बात है ना कि यूरोप में कोई रह रहा है तो पाकिस्तान में कोई रह रहा है, तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूरोप के लोग हमें मारने नहीं आ रहे। ठीक है। तो हमें उनसे कोई खौफ खाने की जरूरत नहीं है, रेसिस्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आज दुनिया सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बेस पे नहीं चल रही, आज दुनिया कानून और रसूल के ऊपर चल रही है। इंफॉर्मेशन हर एक को दूसरे के बारे में है। दुनिया में कानून है, कोई भी किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। तो लॉलेसनेस के दौर में और उस तरह की सिचुएशन में जो चीजें थी ना, वो रेसिज्म। असल में एवोल्यूशन जो भी कॉग्निटिव एबिलिटी इंसान में इवॉल्व कराती है वो मिसफायर भी तो करती है। तो थ्योरी ऑफ माइंड जो है, जिसके पीछे पिछली बार भी मैंने आपसे बात की थी, थ्योरी ऑफ माइंड आपको और मुझे ये बताती है कि हम दोनों क्या सोचते हैं, क्या सोच सकते हैं, एक दूसरे के बारे में ओपिनियन रखते हैं और एक दूसरे के बारे में अच्छा या बुरा ओपिनियन रख सकते हैं। और दूसरा ये अंडरस्टैंड भी करता है कि मैं उसके बारे में कैसा ओपिनियन रखता हूँ, अच्छा रखता हूँ या बुरा रखता हूँ। तो थ्योरी ऑफ माइंड ये भी तो समझती है ना कि किसी की बुरी इंटेंशन हो सकती हैं, तो वो क्या करती है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए रेसिस्ट भी किसी को बना देती है। फिर थ्योरी ऑफ माइंड ये भी समझती है कि दूसरे ट्राइब का बंदा या दूसरे रेस का बंदा वो रिसोर्सेज में मेरे साथ compete कर रहा है, तो मैं उसे इक्वल राइट्स ना दूं, तो ये भी रेसिज्म है। ठीक है। तो असल में अगर आप ये कहें तो ये सारे एटीट्यूड्स जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं एवोल्यूशनरी थिंकिंग, एवोल्यूशनरी कॉग्निटिव एबिलिटी से ही निकल के आ रहे हैं। मगर जाहिर बात है कि आज हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो दिमाग की फैकल्टी है वो हमें ये बात समझाती है कि कौन सी बात गलत है और कौन सी ठीक है। आज हमें अनजस्टिफाइड फियर या फोबिया के खिलाफ हमें खुद एवोल्यूशन ने कॉग्निटिव एबिलिटी दी है कि हम फोबिया को भी समझ सकते हैं कि मेरा जो फियर है ना ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है। तो रेसिज्म असल में एक फोबिया है, जो कि फोबिया जो है वो भी तो आते हैं ना, आपकी न्यूरोसाइंस से ही निकल के आते हैं। मगर न्यूरोसाइंस खुद ही ये जानती है, आपकी न्यूरोलॉजी खुद ही, न्यूरोसाइंस नहीं, न्यूरोलॉजी खुद ही ये जानती है कि ये फोबिया है, ये फियर जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है। तो रेसिज्म असल में एक फोबिया ही होता है असल में। ठीक है। इसे जीनोफोबिया आप कह सकते हैं। ठीक है। जीनोफोबिया का मतलब है कि दूसरे लोगों से, बाहर आउटसाइडर से नफरत करना। ठीक है, समझ गए आप? जी। जी। हम्म। लेकिन हम इंडियंस और पाकिस्तानी के अंदर सबकॉन्शियसली ये ऐसी थिंकिंग रहती है कि वाइट थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लगता है ब्लैक के मुकाबले, तो ये भी तो रेसिज्म के अंदर एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। वो जारी बात है कि इधर इंडिया में हमेशा से आउटसाइडर्स की माइग्रेशन होती रही, और वो जो आउटसाइडर्स आए वो फेयर स्किन्ड थे, और जारी बात है कि वो फाइनेंशियली बेहतर थे, पावर उनके पास ज्यादा थी, तो उन्होंने डार्क स्किन लोगों को बुरा समझा। ठीक है। तो ये रेसिज्म है ना असल में। लेकिन ये थिंकिंग किधर से बिल्ड होती है कि हाँ यार वाइट थोड़ा ज्यादा खूबसूरत होता है ब्लैक के मुकाबले? तो वो मैंने आपको बता दिया ना कि वो वहां से ही होती है ना डेवलप। मतलब ये हमारे इंस्टिंक्ट के अंदर स्टोर हो चुका है।
नहीं, ये इंस्टिंक्ट के अंदर नहीं स्टोर हो चुका। ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जब किसी बच्चे को एक खास एनवायरनमेंट में बड़ा किया जाता है तो उसका सेंस ऑफ ब्यूटी वहां से बनता है। जब आप किसी वाइट के बच्चों को उठा के जो है वो ले जाएं और उसे कोई अफ्रीका में आप रख दें, तो उनको फिर जो है ब्लैक लोग अच्छे लगने लग जाएंगे ज्यादा। और दूसरी बात यह है कि आई थिंक कि ब्यूटी का जो भी स्टैंडर्ड होता है ना, बेसिकली वो फिटनेस देखने के लिए होता है, सेक्सुअल फिटनेस देखने के लिए, ठीक है। और क्योंकि हम अपने जैसे लोगों के बारे में करते हैं, और दूसरी बात है आज आज इंटरनेट, मीडिया, मूवीज और एक ऐसा खूबसूरती का एक इमेज पोर्ट्रे किया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इफेक्ट होते हैं। वो आपकी नेचर ने नहीं बनाया, वो आपकी सोसाइटी ने बनाया। ये ब्यूटी का स्टैंडर्ड जो है वो एक लर्नड बिहेवियर है, वो नेचुरल बिहेवियर नहीं है। समझ गए बात आप? हम्म। ठीक है। तो जी एक अगर सिंपल जी बात अगर है। इफ सम तो जी अगर इफ समहाउ अगर ये जो इंसान अगर कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आता ही नहीं तो ये रेसिज्म की सोच ही नहीं आती। नहीं, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ना भी आता तो उसको हम रेसिज्म ना फिर कहते, वो फिर और चीज थी ना, कि वो फियर था। वो फियर ऐसा होता था कि वो मिस फायर तो करता रहता था। असल में रेसिज्म का एहसास इंसान को जब हुआ तो रेसिज्म तभी उसे समझ आया। जब उसे रेसिज्म का एहसास नहीं होता तो फिर रेसिज्म चलता रहता, उसको पता ना लगता। सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने ये नहीं बताया कि रेसिज्म है, उसने ये बताया कि रेसिज्म एक बुरी चीज है, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो कि हजारों साल पहले भी लोग ये बात समझते नहीं होंगे। बहुत से लोग होंगे जो पहले भी समझते होंगे कि दूसरे को खाम खा बुरा समझना गलत बात है। शायद पेलियोलिथिक हम्म। टाइम में भी लोग ऐसे होंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता लगता है कि पेलियोलिथिक टाइम के अंदर ही भाई बड़े लंबे लंबे ट्रेड रूट होते थे जो कि हजारों मील दूर होते थे, और वो दो डिफरेंट रेसेस के लोगों के दरमियान होते थे असल में। समझ गए आप? तो इसलिए हम ये जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि उस टाइम लोग जो थे वो सिर्फ नफरत ही करते थे, नहीं, उस टाइम भी लोग समझते थे, ठीक है। हाँ, और एक और यही सवाल था कि ये रेसिज्म इंसानों के अंदर एक्सक्लूसिव है या फिर और स्पीशीज के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। यार वो और स्पीशीज में भी देखने को मिलता है ना, जहां पे चिंपैंजीज के डिफरेंट ट्राइब्स एक दूसरे से लड़ते हैं। और रेसिज्म भी लर्नड बिहेवियर है ना, ये कोई नेचुरल बिहेवियर थोड़ी है, ये लर्नड बिहेवियर है। आप बच्चों को रेसिज्म ना सिखाएं वो रेसिस्ट नहीं होते। आप बच्चों को रेसिज्म सिखाएं तो वो रेसिस्ट होते हैं। सिंपल सी बात है। आप लोगों को रेसिज्म ना सिखाएं तो वो रेसिस्ट नहीं होते। आप अपनी सोसाइटी के अंदर रेसिज्म के खिलाफ पूरे का पूरा एजुकेट करें लोगों को तो वो रेसिस्ट नहीं होते, ठीक है। और दूसरी बात हाँ। ये कहना कि ब्यूटी स्टैंडर्ड किसी भी शख्स का फिक्स है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कैसे? दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जिसके लोगों ने सिर्फ अपने ही मुल्क से शादियां की हों। आप अमेरिका चले जाएं, वहां पे व्हाइट मेल्स ने ब्लैक फीमेल से शादियां की होंगी, ब्लैक मेल्स ने व्हाइट फीमेल से शादियां की होंगी, व्हाइट्स ने चाइनीज से की होंगी, इंडियन से की होंगी, पाकिस्तानियों से की होंगी, ब्लैक्स ने की होंगी, इस तरह। तो आप ये देखेंगे जो हम ये समझते हैं कि ब्यूटी का स्टैंडर्ड बड़ा फिक्स है, नहीं है फिक्स। एक्सेप्शंस उससे बड़ी जबरदस्त किस्म की एक्सेप्शंस हैं। ऐसे लोग जिनको किसी ब्लैक पर्सन में भी खूबसूरती नजर आती है, वो कमी नहीं है उनकी दुनिया में, बहुत ज्यादा है वो। मुझे, मैं आपको सिंपल बात बता देता हूँ, मुझे तो कभी भी काले लोग बदसूरत नहीं लगते, ठीक है, मुझे कभी भी नहीं लगते। मैं तो कई ऐसी ऐसी मतलब जी, आपकी ऐसे बात सही। लोग हैं जिनको आप देखते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जैसे आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपने अगर ब्लैक लोग देखने, अब आप विल स्मिथ को देखें तो वो आपको खूबसूरत लगता है। उसको देखें, क्या उसका नाम है, रिहाना को, बियॉन्से को आप देखें, ठीक है। आप वो जो थी, क्या उसका नाम था यार, उसके तो बड़ी दुनिया आशिक थी यार, वो जो थी कैट वुमन बनी थी, मेरे जहन से निकल गया उसका, हैली बेरी, ठीक है। फिर आप दूसरी तरफ ये देखें, वेवियन रिचर्ड को आप देखें, ठीक है। वेवियन रिचर्ड को तो दुनिया उसकी आशिक थी, क्रिकेटर जो था, ठीक है। विल स्मिथ को आप देख लें, आज आप इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनको आप देखें, दुनिया कौन सी दुनिया है, ठीक है। समझ गए? ये बात है। तो ये जो थिंकिंग आती है वाइट की सुप्रीमसी वो सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और सोसाइटी के लर्नड ऊपर। बिहेवियर है, लर्नड बिहेवियर, समझ ना, लर्नड हाँ। बिहेवियर का मतलब है कि लोगों को सिखाया जाता है ऐसा सोचने के लिए। तो समझ मैं ये गए? मिसअंडरस्टैंडिंग में रह गया कि ये एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है। ना ना, बिल्कुल बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट तो ये है ही नहीं। आप मुझे बताएं, आपने रिहाना को देखा, आपको खूबसूरत नहीं लगती? लगती तो लगती है। है। बियॉन्से नहीं लगती आपको, ठीक है। हैली बेरी हम्म। की मैंने बात
की। इसके अलावा कई ऐसी मॉडल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा उनकी कंप्लेक्शन डार्क है, मगर आप उनकी तस्वीरें देखें आपको खूबसूरत लगती हैं। ठीक है, तो ये चीज नहीं है, ये भी याद रखें कि व्हाइट कलर को बहुत अच्छा समझने के जो एक वो है ना, वो भी एक असल में लर्नड बिहेवियर। अगर उसी व्हाइट्स के बच्चे को उठा के अफ्रीका में कुकीनिया छोड़ा है तो उनको उनकी औरतें खूबसूरत लगने लग जाएंगी। ठीक है, जी तो ये चीज है, ये लर्नड बिहेवियर है भाई। और इसे ये भी याद रखें कि ये भी अनलर्न हो जाता है जब लोग दूसरी रेस के लोगों में रहते हैं ना, तो फिर वो भी अनलर्न हो जाता है। ये भी याद रखिएगा आप। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको ये लगेगा कि ये ये ऐसा नहीं नहीं, वो ये भी अनलर्न हो जाता है। मगर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आमतौर पे लोग दूसरी रेस के लोगों से इसलिए शादी नहीं करते क्योंकि उनको अपनी रेस से बैकलैश आता है। ठीक है, ये भी आप बात याद रखना। वो पाकिस्तानियों में अगर किसी ने किसी डार्क कंप्लेक्शन वाली लड़कियां लड़के से शादी कर ली, उसे कहते हैं वो तू की काले जना ब्याह कर ले। ठीक है, तो ये बातें होती हैं, लोग देखते नहीं है ये चीजें, मगर वो ये चीज है। ठीक है, हाँ। जी। और एक तो और बात करूंगा कि कुछ लोग इंग्लिश सीख जाते तो वो अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल मानते हैं, तो ये भी कोई लर्नेड बिहेवियर ही होगा ना। तो ये तो भाई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि पहले कॉलर ने यही किया था ना। चले, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करते। अंग्रेजी सीख के ये समझना कि मैं को बड़ा किंग मान गया हूं, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है भाई। ठीक है, तो ये भी सोसाइटी के स्टैंडर्ड की वजह से ही तो इतनी इन्फ्योरिटी आ रही है। वो वो इसीलिए आ रही है कि हम ये मान रहे हैं कि हम उन जितने इंटेलिजेंट नहीं है। ये अब जब ये कोई इंसान मानता है ना कि मैं फलां जितना इंटेलिजेंट नहीं हूं, ये असल में खुद में एक ऐसा बिहेवियर है कि जिसको आपको फिर ये समझना पड़ता है कि ये आदमी वाकई स्टूपिड है। असल में आप, और दूसरी बात है कि आप कल्चरली दूसरे लोग, वाइट्स, अगर कोई ये समझता है ना कि वाइट बड़े इंटेलिजेंट हैं और सिर्फ वाइट इंटेलिजेंट ही होते हैं, वो बंदा असल में इसलिए स्टूपिड है और उसका एक्सपोजर भी नहीं है। फिर हम ये भी बात समझ लें, वो वेस्ट में जाके कुएं का मेंढक है। अगर वो वाकई वाइट लोगों से भी एक्सपोज हुआ हो तो उसे नजर आ जाएगा कि यार जितने हम इंटेलिजेंट है उतने वो इंटेलिजेंट है, जितने हम बेवकूफ है उतने वो बेवकूफ है। ठीक है, समझ गए। अब आप सिंपल है बात, कल एक मैं वेरिटासियम है चैनल, उसकी वीडियो देख रहा था। वो सिर्फ ये पूछ रहा था लोगों से, वेरिटासियम वाला जाके, उसका नाम मेरे दिल से निकला हुआ है, कि चांद बड़ा होता है, सूरज बड़ा होता है, या जमीन बड़ी है। और यकीन करें जिनसे उसने क्वेश्चन किए थे वो 90% वाइट्स थे, और उनमें से कोई 50% ऐसे थे जिनको लिटरली ये नहीं पता था कि चांद जो है ना, सूरज जो है वो चांद से बहुत बड़ा है, या सूरज जमीन से बड़ा है। ठीक है, तो आप ये मत समझें कि स्टूपिड लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे ही रेस में एग्जिस्ट करते हैं, नहीं यार, उनके भी करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। जब इंसान को प्रॉपर एजुकेशन का मौका नहीं मिलता, जब उसकी प्रॉपर उसके लिए चीजें नहीं होती, तो वो चीजों को नहीं समझता ना। फिर उनको भी स्टूपिड आप नहीं, जिसको आप ये समझते हैं जिसके पास नॉलेज नहीं है उसे भी आप स्टूपिड थोड़ी कह सकते हैं। उसने सीखा नहीं है, हो सकता है उसे कोई सिखाने में अच्छी मेहनत करता तो वो सीख जाता, स्कूल सिस्टम अच्छा होता तो वो बेहतर होता। ठीक है, तो बहुत हम्म। सारी चीजें ऐसी जिनके थ्रू हम लोगों को जज करते हैं, दे आर नॉट समटाइम्स इन देयर कंट्रोल इवन। अब एक बात है कि किसी बंदे को डाउन सिंड्रोम हो और आप उसे स्टूपिड कहें, तो ये तो आप स्टूपिड हुए ना फिर। ठीक है, या किसी की कॉग्निटिव प्रॉब्लम हो, किसी के कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा हो जो कि उसके ब्रेन को इतनी पावर ही ना देता हो, आप उसे स्टूपिड कहें तो आप स्टूपिड हुए ना फिर, वो तो ना हुआ। क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे कि उस बंदे के साथ जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसकी वजह से वो इतना अच्छा नहीं बन पाया। ठीक है, ये बात है। अब जी। जैसे और एक और आखिरी अब एक और भी जी। और चीज है, यहाँ पे ऐसे भी तमाशबीन लोग होते हैं, मतलब अब मैं उनको क्या कहूँ, जो कि बस जो शक्ल पे जुगते मारने को और इन चीजों को ही समझते हैं दुनिया में काम। ठीक है, तो ये चीजें, समझ रहे ठीक है, आप किसी की शक्ल किसी के कंट्रोल में है नहीं है, किसी का रंग किसी के कंट्रोल में है नहीं है। ठीक है, किसी की कास्ट किसी के रेस किसी के कंट्रोल में है नहीं है किसी। और ये भी मैं आपको बता दूं, आज बॉडी शेमिंग जो है ना, ये भी एक स्टूपिड बात है, क्योंकि ये भी हम इस चैनल पे इस बात को बता चुके हैं कि कई कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता कि वो मोटे ना हो। क्यों? क्योंकि जब वो माँ के पेट में होते हैं तो कोई कहत पड़ जाता है। ठीक है, जैसे डच डच वो था क्या, फेमिन जो था, उसकी वजह से मोटे बच्चे पैदा हुए थे बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि माँ को जब माँ के बच्चा जब माँ के पेट में हो और माँ को न्यूट्रिशनल फूड ना मिल रहा हो तो बच्चे जो है वो मोटे हो जाते हैं जिंदगी में।
उनमें हार्ट डिजीज और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बहुत सी चीजें, जैसे अब दुनिया का सबसे बड़ा मजाक क्या है कि ट्रांसजेंडर्स को, होमोसेक्सुअल्स को ब्लेम करना कि वो अपनी कंडीशन को खुद बदल सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है। और वो लोग, मैं आपको कह रहा हूं ना, आज मोरालिटी सिर्फ साइंस डिसाइड करती है। साइंस ही सबसे बेहतर हमें बता सकती है क्या चीज मॉरल है, क्या चीज नहीं है। और उन लोगों को उस चीज के लिए ब्लेम करना जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है असल में। और एजुकेशन और लर्निंग ही हमें असल में ये बता सकती है। ठीक है, समझ गए आप बात? ये जी अभी चीजें। आपने हाँ, जिस बंदे की बात की है वो और उससे और पहले कॉलर के बीच में मैं कोई फर्क समझता नहीं हूँ पर्सनली। तो यही बात है ना कि किसी को शक्ल पे जुगते मारना, किसी को कुछ कहना, किसी को रंग काले को कहना, असल में आप ये साबित कर रहे हैं कि आप स्टूपिड हैं और आपने कभी कुछ नहीं सीखा। ठीक है, ये हम्म। बात है, समझ गए? जी हाँ, और मैं यही पूछ रहा था कि यार ये लर्नड बिहेवियर और बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट के बीच में हम डिफरेंशिएट कैसे करें, क्योंकि मैं अभी खुद मिसअंडरस्टैंडिंग में आ गया था कि ये जो रेसिज्म है वो एक इंस्टिंक्ट है। देखें, ये तो लर्निंग ही है ना, और आप जितने इंटेलिजेंट हैं आप तो समझ गए हैं। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आप लर्निंग से ही सीखते हैं। आप लर्नड बिहेवियर को लर्निंग से ही काउंटर करते हैं हमेशा। आप चीजों की बारीकियों को देखते हैं। डज रेसिज्म हैव अ बायोलॉजिकल बेसिस? हम ये कह सकते हैं कि होगी, मगर एक बात ये याद रखिएगा कि एंटी रेसिस्ट होना या जीनोफोबिया से जान छुड़ाना, ये भी बायोलॉजी हमें अलाउ करती है कि हम कर सकते हैं। और हमारे पास मोर देन इनफ रीजन है कि हम लोगों से उनकी रेस के, उनके कलर, उनकी लैंग्वेज की बुनियाद पे ना उनको बुरा समझे बल्कि उनको अच्छा ही समझें। ठीक है, किसी को स्टीरियोटाइप ना करें। असल में स्टीरियोटाइप करना अनसाइंटिफिक, मतलब स्टूपिड बिहेवियर है असल में स्टीरियोटाइप करना। आप नहीं कर सकते। ठीक है, हम्म। समझ गए ना ये बात? हम्म। ठीक है तो फिर। यही अच्छा तो हुआ मुझे आज आपसे कुछ सीखने को मिला कि यार हाँ, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट और ये बिहेवियर में फर्क होता है। जाहिर बात है, ये देखें, बायोलॉजिकल बिहेवियर, एक कंप्यूटर होता है ना, उस पर आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, हार्डवेयर नीचे होता है। जो रेसिज्म के लिए हम यूज करते हैं वो दिमाग के फियर सेक्टर्स हैं। जो रेसिज्म के लिए यूज होते हैं ना, वो दिमाग के फियर सेक्टर्स हैं। और फियर सेक्टर्स, ये बात याद रखिएगा, वो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स में नहीं है। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे दुनिया में ऐसे बिहेवियर जो कि नफरत पे बेस हैं, वो आपके प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के एरियाज को यूज ही नहीं करते, वो आपके प्रिमिटिव ब्रेन को यूज करते हैं। ठीक है, खौफ जो है ना, वो आपके इमिगडाला में रहता है। इमिगडाला जो है ना, वो ब्रेन के प्रिमिटिव रीजन में आता है। किसी भी किस्म का खौफ, एकदम रिएक्शनरी बिहेवियर के एकदम नी जर्क रिएक्शन जो है ना, वो असल में वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो इंस्टिंक्ट में रहता है। मगर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के फैकल्टी के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बात याद रखें कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो है वो सीख जाती है चीजों को अनलर्न करना, और वो ब्रेन के प्रिमिटिव रीजन्स को ओवरराइड करती है। ठीक है, समझ गए हैं बात आप? तो ये जी चीज है, और इंसान की थिंकिंग एबिलिटी के साथ ये चीजें बदलती हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।